नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं बादल वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल IAS पॉइंट पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग अपने विश्व इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारी कक्षा 10 की NCERT का अध्याय 1 है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने बात की कि कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनामी राष्ट्रवाद के बारे में। तो कल की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कम्युनिस्ट आंदोलन किसे कहते हैं और वियतनामी जो राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद की जो भावनाएं हैं वो किस तरीके से जागृत हुई थी। तो देखिए, जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हो ची मिन भूलभुलैया मार्ग के बारे में। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस चित्र को, तो इस चित्र को जो है एक तरीके से भूलभुलैया मार्ग कहा जाता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से, जो कि उत्तरी वियतनाम से लेकर दक्षिणी वियतनाम तक होकर तैनी और साइमान तक होकर आता है। ठीक है, तो ये थाईलैंड और कंबोडिया से होकर जाता है, आप ये जो है देख ही पा रहे होंगे। ऑलराइट, तो देखिए, उससे पहले जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए, हो ची मिन मार्ग से आप लोगों को एक तरीके से देखकर अच्छे से पता चल ही गया होगा कि जो अमेरिकी थे, तो अमेरिकी ने इनके विरुद्ध जो है किस तरीके से लोहा लिया होगा। ठीक है, यानी कि इनका जो विरोध है वो किस तरीके से किया होगा, क्योंकि जो वियतनामी लोग थे, तो वियतनामी लोग अपने संसाधनों का बड़ी ही सूझबूझ से एक तरीके से इस्तेमाल करते थे। वो फुटपाथ और सड़कों पर एक तरीके से विशाल नेटवर्क के जरिए देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपने सैनिक व रसद जो थे वो भेजते थे, और 50 के दशक के आखिर में इस मार्ग में काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना लिया गया था। और साल 1967 यानी कि 1967 के बाद हर महीने लगभग जो है 20,000 उत्तरी वियतनामी सैनिक इसी रास्ते से होकर दक्षिणी वियतनाम तक पहुंचने लगे थे। ठीक है, तो इससे तो ये तो चीज़ पता चलती है कि जो दक्षिणी वियतनाम है और उत्तरी वियतनाम है, उससे सैनिकों की आवाजाही लगी रहती थी। और इस मार्ग पर एक तरीके से माल भी ढुलाई होता था। माल ढुलाई का मतलब यानी कि जो एक तरीके से बारूद होता था या एक तरीके से कोई सामान हुआ करता था, वो ट्रकों के द्वारा जो है इसी मार्ग से ढोया जाता था। जो एक तरीके से लेडीज जेंट्स इसमें काम करते थे, तो लेडीज जेंट्स अपनी पीठ पर 25 किलो तक का माल तथा साइकिल पर 75 किलो तक का जो माल है या 70 किलो तक का जो माल है वो लाद कर ले जाया करते थे, यानी कि उसका एक तरीके से उसे ढोया करते थे। तो इस मार्ग का ज़्यादातर जो हिस्सा था वो वियतनामी के बाहर लाओस और कंबोडिया से पड़ता था। तो देखिए, तो इसमें लाओस और कंबोडिया, ये आप देख ही पा रहे होंगे, लाओस और कंबोडिया से ये पूरा का पूरा जो मार्ग था ये पड़ता था। ठीक है, तो इसमें हमें देख सकते हैं कि जो दक्षिणी वियतनाम में है, तो दक्षिणी वियतनाम में पहुंच जाते हैं, और अमेरिकी टुकड़ियों में वियतनाम सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति को बंद करने के लिए इस मार्ग पर कई बार बम बरसाए, पर बेहिसाब बमबारी के बावजूद भी सप्लाई लाइन को ध्वस्त नहीं कर पाए। अमेरिकी इस मार्ग को इसलिए नहीं तोड़ पाए क्योंकि वहाँ के लोग जो थे वो हमले के बाद तुरंत क्या कर देते थे, इसकी मरम्मत कर देते थे, जिसके कारण उनका बमबारी करने का कोई भी उस पर एक तरीके से प्रभाव नहीं पड़ता था। तो देखिए, इस चित्र में आप देख भी पा रहे होंगे कि जो टूटी हुई सड़कें हैं, किस तरीके से जो वियतनामी लोग हैं वो फटाफट उसको दुरुस्त करने में लगे हैं। ठीक है, तो यानी कि वियतनामी जो ये मार्ग था एक तरीके से राष्ट्रवाद का भी एक प्रतीक बना, जिसके कारण पूरा का पूरा जो संपूर्ण वियतनाम था वो एक हुआ। और अमेरिकी जो थे, अमेरिकी बार बार एक तरीके से जिससे ये ना मिले तो इसको ध्वस्त कर देते थे। ध्वस्त करने के बाद वियतनामी लोग इसे इस तरीके से जोड़ दिया करते थे। ऑलराइट, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, ये इस तरीके का मार्ग है हो ची मिन भूलभुलैया मार्ग। तो ये इस तरीके का जो पैदल का रास्ता था वो इस तरीके से होकर जाता था जंगलों से। ठीक है, तो एक स्रोत यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो कि आपको स्क्रीनशॉट करके स्वयं पढ़ना होगा, और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से मेंस के आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए, तो राष्ट्र और उसके नायक, तो सामाजिक आंदोलन को देखने का जो पैमाना होता है उसमें समाज के विभिन्न तबकों पर क्या असर पड़ता है, तो हम ये देखेंगे। तो वियतनाम के साम्राज्यवाद और विरोधी आंदोलनों में औरतों की क्या भूमिका रही और इसमें राष्ट्रवादी विचारधाराओं के बारे में हमें क्या पता चलता है। तो यानी कि वियतनामी रास्ते में एक तरीके से जो महिलाओं की स्थिति थी, वो महिलाओं की स्थिति क्या रही थी और महिलाओं को एक तरीके से क्या स्थान दिया गया था,
इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने एक तरीके से जर्मनी के बारे में भी देखा था, तो जर्मनी में भी हम लोगों ने महिलाओं की स्थिति के बारे में देखा। भारत के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो भारत में भी महिलाओं की स्थिति के बारे में और उनकी उपयोगिता के बारे में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से उनकी भी एक अहम भूमिका रही थी। तो देखिए, तो विद्रोही औरतों में क्या बताने की कोशिश की गई है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, उस समय की जो एक तरीके से औरतें थी वो भी एक अपने तरीके से जीना चाहती थी, एक नई सोच के साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहती थी। तो इसका एक तरीके से जो बदलाव हुआ वो किस तरीके से हुआ, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो पारंपरिक रूप से चीन के मुकाबले में वियतनाम की जो औरतें थीं वो ज़्यादा बराबरी वाला दर्जा उन्हें मिलता था, खास तौर पर निचले तबके की जो औरतें होती थी उनके लिए। फिर भी जो औरतों की स्थिति थी वो पुरुषों के मुकाबले कमज़ोर तो थी, लेकिन भविष्य के बारे में अहम फैसला लेने के लिए वे सार्वजनिक जीवन में उनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता था। जैसे जैसे वियतनामी राष्ट्रवाद आंदोलनों में पकड़े जाने लगे और समाज में महिलाओं की हैसियत व स्थिति पर भी सवाल उठने लगे, तो इस तरह की एक नई छवि सामने आई। तो देखिए, काफ़ी सारे साहित्यकार और राजनीतिक विचारक एक ऐसे थे जिन्होंने विद्रोह में हिस्सा लेने वाली महिलाओं के आदर्श के रूप में पेश करने लगे। तो साल 1930 में नहात लीन के द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध उपन्यास में वियतनाम में काफ़ी विवाद पैदा हो गया। तो इस उपन्यास में एक तरीके से ये लिखा गया था कि जो एक वियतनामी औरत थी उसकी एक तरीके से मतलब एक लड़की थी, तो उसकी शादी कर दी जाती है ज़बरदस्ती, परंतु जो लड़की है वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, ठीक है। तो वो अपने एक तरीके से जिसको वो पसंद करती है उसके साथ वो शादी कर लेती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो वियतनामी की एक तरीके से लड़कियां होती थी या औरतें होती थी, तो वो अपनी स्थिति में एक तरीके से वो बदलाव चाहती थी। तो इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया गया इस उपन्यास का, क्योंकि ये उपन्यास जो है वो पुरुषों के लिए और समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक था। परंतु फिर भी इसको देखते हुए एक जो राष्ट्रवाद की भावनाएं हैं वो औरतों के मन में एक तरीके से जागृत हुई, जिसमें औरतों ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो गुजरे ज़माने के नायक, तो देखते हैं कौन कौन से वो नायक थे। तो देखिए, पुराने ज़मानों में विद्रोही औरतों का महिमा मंडन किया जाने लगा। तो साल 1913 में राष्ट्रवादी नेता फान बोई चाउ ने 39 से 43 ईस्वी में चीनी कब्जे के विरुद्ध युद्ध वाली ट्रंग बहनों के जीवन पर एक नाटक लिखा। तो ये आखिर ट्रंग बहनें थी कौन, तो देखिए, तो इस नाटक में उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से जो बहनें हैं वो वियतनामी राष्ट्र को चीनियों से मुक्त कराने के लिए देशभक्ति के भाव से कैसे कैसे कारनामे किए और उनकी बगावत की असली वजह क्या थी। तो इस बारे में बहुत सारे विचारकों की राय भिन्न रही, लेकिन फान के नाटक के बाद उन्होंने आदर्श के रूप में पेश किया जाने लगा। आखिर ऐसा क्यों था, क्योंकि उनका एक तरीके से इसलिए उनका गुणगान किया जाने लगा क्योंकि जो वियतनामी की उपरोज्य इच्छा शक्ति और महान देशभक्ति के प्रतीक रूप में पेंटिंग्स, नाटकों और उपन्यास में उनका महिमांडन होने लगा। बताया जाता है कि ट्रंग बहनों ने 30,000 सैनिकों की फौज को जुटा लिया था और उनके चीनियों के साथ 2 साल तक मुकाबला किया, और अंत में जब एक तरीके से उनकी पराजय निश्चित दिखाने लगी तो शत्रुओं के सामने आत्मसमर्पण न कर उन्होंने एक तरीके से खुदकुशी कर ली और अतीत में इस अन्य विद्रोह के व्यापक राष्ट्रवादी आख्यान का हिस्सा थी। इनमें त्रियु अयु सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानित रही। तो तीसरी सदी में पैदा होने वाली त्रियु बचपन में ही यतीम हो गई थी, यानी कि एक तरीके से अनाथ हो गई थी। तो माँ बाप के मरने के बाद वह अपने भाई के साथ रहने लगी और बड़े होने पर उसने घर छोड़ दिया और जंगलों में चली गई। तो वहाँ रहकर उन्होंने विशाल सेनाओं का गठन किया और चीनियों के वर्चस्व को चुनौती दी, और इस संघर्ष में अंत में उनकी सेना हार गई और उन्होंने पानी में डूबकर अपनी जान दे दी। तो वियतनामियों के लिए वह देश के मान की रक्षा करते हुए जान देने वाली शहीद नहीं बल्कि एक देवी बन गई थी। तो लोगों में साहसपूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुए राष्ट्रवादियों ने उनकी छवि का खूब प्रचार किया, जिससे इस प्रचार के कारण भी जो वियतनामी औरतें थी तो उन्होंने एक तरीके से उस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उनकी हिम्मत को जुटाने का उन्होंने एक तरीके से साहस लिया। तो ये कहानियाँ जो थी, तो कहानियाँ जो है काफ़ी एक तरीके से वियतनामियों के लिए एक प्रेरणा भी बनी, और प्रेरणा बन करके एक तरीके से जो वियतनामी औरतें थी उन्होंने एक तरीके से युद्धों में भी हिस्सा लेना जो था वो शुरू कर दिया। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो त्रियु का ये चित्र है जिसकी आज भी पूजा की जाती है। तो चीनी शासक का विरोध करने वाली विद्रोहियों को आज भी पूजा जाता है। ऑलराइट, तो देखिए, तो योद्धा औरतें किस तरीके की थी। तो साल 1960 के दशक में पत्र पत्रिकाओं में दुश्मन में लोहा लेती युद्ध औरतों की तस्वीरें जो थी वो बड़ी संख्याओं में छपने लगी, जिससे जो औरतें थी और भी ज़्यादा एक तरीके से उत्सुक हो गई युद्धों में हिस्सा लेने के लिए,
यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो औरतें थी वो युद्धों में हिस्सा लेने लगी। करीबन 70 से 80% जो महिलाएं थी वो युद्धों में हिस्सा लेती थी, और एक तरीके से सैनिक और कामगार का भी कार्य जो थी वो बाहर संभालती थी। यानी कि सैनिक का मतलब होता है एक तरीके से जो हथियारों के द्वारा एक तरीके से किसी भी दूसरे गुट के सैनिकों को मार गिराते हैं, और कामगार का मतलब है एक तरीके से वो मजदूरी भी किया करती थी। ठीक है। तो कई सारी औरतें तो इतनी ज़्यादा जाबाज थी कि 20 गोलियों के सारे ही उन्होंने एक तरीके से फाइटर जेट को एक तरीके से मार गिराया था। ठीक है। तो औरतों की सिर्फ योद्धा के रूप में नहीं बल्कि कामगारों के रूप में भी उन्हें पेश किया जाता था। तो बहुत सारी तस्वीरों में उन्हें औरतों को एक साथ राइफल और दूसरे हाथ में हथौड़ा लिए दिखाया जाता है। चाहे बूढ़ी हो या जवान हो, औरतों के निस्वार्थ भाव से देश की रक्षा के समर्पित नागरिकों के रूप में पेश किया जाने लगा। जब 60 के दशक में बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाने लगे तो औरतों से भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सेना में भर्ती होना का आह्वान किया, जिससे जो है राष्ट्रवाद की जो भावनाएं हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत होती चली गई। और बहुत सारी ऐसी औरतें थी जिन्होंने आह्वान की गंभीरता से लिया और प्रतिरोध आंदोलन में शामिल हो गई। वे घायलों की मरम्मत पट्टी करने लगी और भूमिगत कमरे में सुरंगें बनाने लगी। तो कुछ औरतें ऐसी थी, मतलब जिस जिस फील्ड में वो एक तरीके से परफेक्ट थी, मानो कोई अगर औरतें जो हैं वो चिकित्सा में परफेक्ट है तो वो चिकित्सा के द्वारा ही देश की सेवा के प्रति समर्पित करने लगी। ठीक है। तो कई सारी औरतें ऐसी भी थी जो एक तरीके से युद्ध में एक तरीके से माहिर थी, तो वो युद्ध प्रशिक्षण के लिए एक तरीके से सैनिक बनने लगी। तो उन्होंने एक तरीके से राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्रवाद की भावनाओं को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने कई सारी हवाई पट्टियाँ भी बनाई और 2195 किलोमीटर लंबी महत्वपूर्ण सड़कों पर भी उन्होंने लगातार पहरा दिया और 2500 ठिकानों की भी हिफाजत की। और साल 1965 से लेकर 1975 के बीच इस मार्ग पर काम करने वाले युवाओं में से 70 से 80% जो थी वो लड़कियां ही थी। और एक सैनिक इतिहासकार का कहना है कि वियतनाम की सेना, मलेशिया नागरिक सेना, स्थानीय दस्तों में पेशेवर टोलियों में 15 लाख औरतें काम करती थी। तो आप देख ही सकते हैं कि उस समय की स्थिति में एक तरीके से महिलाओं की जो स्थिति थी वो उनको क्या दर्जा दिया जाता था। तो 15 लाख औरतें जो हैं उस समय काम किया करती थी सेना में। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि घायलों की मरहम पट्टी करती वियतनामी महिला चिकित्सक। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे, और ये एक हाथ में बंदूक लिए आप एक महिला भी देख पा रहे होंगे। ऑलराइट। तो देखिए, तो शांति के समय औरतें, तो शांति के समय औरतें का मतलब है कि यानी कि साल 1975 का जो दशक था वो अब समीप आ चुका था। तो उसमें हुआ क्या, तो उसी के 70 के दशक में आते आते जो शांति की प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई थी, क्योंकि युद्ध जो था वो समाप्त होने लगा था। तो युद्ध जब समाप्त हुआ तो उनका असर देखने लगा। तो उसके बाद औरतों का योद्धा के रूप में पेश करने का जो चलन था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि अब योद्धाओं की जो ज़रूरत थी वो अब कम पड़ने लगी। तो इसलिए जो महिलाएं थीं, महिलाओं का सैनिकों के रूप में एक तरीके से कम ही चयन होने लगा और औरतों को मजदूरों के रूप में ही ज़्यादा पेश किया जाने लगा, और उन्हें सैनिकों के रूप में नहीं बल्कि कृषि कृषि कोऑपरेटिवों, कारखानों में उत्पादक इकाइयों में काम करते हुए दर्शाया जाने लगा। ठीक है। तो यानी कि शांति के समय जो औरतों की स्थिति थी अब वो है कृषि कोऑपरेटिव कारखानों में एक तरीके से उत्पादन करने या कामगार के रूप में उन्हें दिखाया जाने लगा। ठीक है। तो अब देखते हैं युद्ध की समाप्ति के बारे में। तो देखिए, जैसा कि एक तरीके से वियतनाम और अमेरिका के बीच एक लंबा युद्ध खिंच रहा था, तो इस युद्ध को लंबा खिंचते देख जो अमेरिका में लोग थे वो सरकार के खिलाफ बोलने लगे थे। यह साफ दिखाई दे रहा था कि जो अमेरिका है वो अपने लक्ष्य को हासिल करने में विफल रह रहा है, क्योंकि वियतनामी जो लोग थे एक तरीके से अपनी एकता के दम पर और अपनी महिलाओं और पुरुषों की एकता के दम पर और बिना भेदभाव के दम पर वो अमेरिका को बार बार जो है एक तरीके से उनके मंसूबों में कामयाब होने से उन्हें रोक देते थे। ठीक है। तो अमेरिका न तो वियतनाम के प्रतिरोध को कुचल पाया और न ही अमेरिकी कार्रवाई के लिए वियतनाम जनता का समर्थन प्राप्त कर पाया। तो इस दौरान जो है हजारों अमेरिकी जो नौजवान सैनिक थे वो मारे गए थे, और जिसके लिए असंख्य वियतनामी नागरिक जो थे वो मारे गए थे। तो इस युद्ध में पहला टेलीविज़न युद्ध कहा जाता है। तो पहला टेलीविज़न युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि युद्ध का हर दृश्य जो है वो समाचार और कार्यक्रम के जरिए टेलीविज़न के पर्दों पर प्रसारित किया जाता था। तो अमेरिकी कुकृत्य को देखकर बहुत सारे जो लोग थे वो अमेरिका का मोहभंग कर चुके थे,
और मैरी मैकार्थी जैसे लेखक या जॉन फोर्डर जैसे कलाकारों ने उत्तरी वियतनाम का दौरा किया। इससे देश की रक्षा के लिए वियतनामी द्वारा दिए गए बलिदान की भूरी भूरी प्रशंसा की और राजनीतिक सिद्धांतकार नोम चाम्स्की ने इस युद्ध को शांति के लिए, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए, एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भारी खतरा बताया। तो सरकारी नीति के खिलाफ व्यापक प्रतिक्रियाओं ने युद्ध खत्म करने के प्रयासों को बल का प्रदान किया और जनवरी साल 1974 यानी कि 1974 में पेरिस के लिए एक शांति समझौता हस्ताक्षर किए गए और इस समझौते से अमेरिका के साथ चल रहा टकराव जो है वो खत्म हो गया। लेकिन साइगान शासन और एनएलएफ के बीच टकराव जारी रहा। आखिरकार 30 अप्रैल 1975 में एनएलएफ ने राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कर लिया और वियतनाम के दोनों हिस्सों को मिलाकर एक राष्ट्र की स्थापना कर दी, जो कि आज वियतनाम के नाम से जाना जाता है। तो आप ये चित्र देख पा रहे होंगे, साइगान को मुक्त कराने के बाद एक टैंक के ऊपर चढ़कर तस्वीरें खिंचाते वियतनामी सिपाही। तो इस तस्वीर के वियतनामी राष्ट्रवाद के बारे में इससे क्या पता चलता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए ये वियतनामी जो एक तरीके से इंडो चाइना का एक तरीके से ये पूरा चैप्टर है, आप लोगों के लिए मेंस की परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा होगा। ठीक है, तो आपका अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपका जो डाउट है वो एक तरीके से क्लियर किया जाएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलिए। इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।